हाय गाइस। हमारे हिंदुस्तान से लगभग 1200 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में समुद्र के बीचों बीच 836 छोटे बड़े आइलैंड्स और आइलैंड्स की श्रृंखला अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत देश का एक अभिन्न अंग है। जी हाँ, 836। आप कंफ्यूज मत होइए। आप गूगल में अंडमान के ऑफिशियल वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो यह पूर्व में थाईलैंड से 836 किलोमीटर, दक्षिण में इंडोनेशिया से मात्र 163 किलोमीटर और उत्तर में म्यांमार से सिर्फ 121 किलोमीटर दूर है। अब बात यह आती है कि इन देशों से इतनी नज़दीकी के बावजूद यह द्वीप समूह भारत का अभिन्न अंग कैसे बन गया। इन द्वीपों पर हिंदुस्तान का आधिपत्य कैसे हो गया, जो इन देशों के मुकाबले अंडमान से काफ़ी दूरी पर स्थित है। मिनी इंडिया कहने वाले अंडमान में लोगों का बसना कैसे शुरू हुआ, सिर्फ जंगली जनजातियों की बहुतायत वाले इन द्वीपों पर आम लोग कैसे बसे। इन तमाम सवालों के साथ आज मैं अबू अंडमानी आपके सामने पेशे खिदमत हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें। यह जो सामने एक छोटा सा आइलैंड है, यह चाटम आइलैंड है। 10 मार्च 1858 का वह दिन जब अंग्रेजी जहाज SS सेमिरामिस 200 भारत के उन शूरवीरों को लेकर यहाँ इन द्वीपों के किनारे पहुँचता है, जो अपने देश की आज़ादी की खातिर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। उन 200 आज़ादी के मतवालों को जहाज से चातम द्वीप पर उतारा जाता है। उस वक्त ना यहाँ जहाज के बिड़ाने के लिए जेट्टी थी, ना ही यह पुल था और ना ही इन द्वीपों पर एक भी मकानात थे। सिर्फ थे तो घने जंगल, बड़े बड़े जंगली पेड़, जंगलों में मौजूद जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और जंगली नंगे दड़ंगे लोग, जो जंगलों के अंदर अपने झोपड़ी में रहते थे। पहला अंग्रेजी जेलर डॉक्टर जेम्स पैटिसन वॉकर जब अपनी टीम और 200 कैदियों के साथ चाटम आइलैंड पर उतरा तो यहाँ के हालात देखकर उसने रात जहाज में ही बिताने का मन बना लिया। उनका जहाज SS सेमिरामिस यहीं कहीं एंकर में खड़ा होगा उस वक्त, क्योंकि जेट्टी तो थी नहीं। और अगले दिन जब जेलर वाकर ने जहाज से इन समुद्र के किनारे का नज़ारा देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उनके पसीने छूट गए। इन किनारों पर उस वक्त अंडमानिस जनजाति के लोग अपने परंपरागत हथियारों से समुद्र में शिकार कर रहे थे। हालांकि उस वक्त यह पुल नहीं था, लेकिन किनारा इतना नज़दीक था कि कभी भी आदिवासी तैर कर चाथम आइलैंड में आ सकते थे और अपने हथियारों से उन पर हमला कर सकते थे। जेलर वाकर ने फौरन अपना फैसला बदला और 200 कैदियों और अपने स्टाफ को लेकर फौरन रोस आइलैंड का रुख कर लिया, क्योंकि रोस आइलैंड थोड़ी दूरी पर था और आदिवासियों का तैर कर आना मुश्किल था। उस वक्त रोस आइलैंड में सिर्फ घने जंगल थे। बस फिर क्या था, इन मातृभूमि के खातिर अंग्रेजों से मुकाबला करने वाले 200 देशभक्तों को रोस आइलैंड के जंगल साफ करने और वहां रहने लायक बनाने के लिए लगा दिया। फिर शुरू हुआ यहाँ अंडमान आइलैंड्स में भारत के शूरवीरों को काला पानी की सजा के तौर पर जहाज़ों में लाने का सिलसिला, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थी। हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों से, कभी कोलकाता से, कभी मुंबई से, कभी रंगून से तो कभी सिंगापुर से कैदियों का भर भर कर भेड़ियों में जकड़ जकड़ कर जहाज़ों में अंडमान लाया जाता और यहाँ जंगल साफ करके सड़कें, मकानात, अंग्रेज़ों के खेलने के मैदान और विभिन्न कामों में लगा दिया जाता। 16 जून 1858 को जेलर JP वाकर के स्टेटमेंट के अनुसार यहाँ उस वक्त 773 फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनमें से 61 की मौत बीमारी की वजह से हो गई थी। 481 को भागने के जुर्म में फांसी दे दी गई थी और 140 लोग जंगलों में भागने में सफल हुए थे और एक ने सुसाइड भी किया था। जो उस वक्त जंगलों में भागने की कोशिश करते थे उनको यहाँ के जंगली जनजाति जान से मार देते थे। सिर्फ दूधना तिवारी ही थे जिनको जंगली लोगों ने नहीं मारा और अपने बस्ती में शरण दी, और दूधना तिवारी का बैटल ऑफ अबरडीन में एक अहम रोल था, जिसमें जंगली जनजातियों ने अंग्रेजों पर हमला किया था। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है,
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, फिर शुरू हुआ शादी का सिलसिला, क्योंकि कैदियों में महिलाएं भी थी और पहला कैदियों का आपस में शादी 10 जुलाई 1860 को हुआ। पंजाब की रहने वाली बुन्नो नाम की महिला ने, जिसका कैदी नंबर 4122 था, यहाँ अंडमान में पहली शादी रचाई। 30 अक्टूबर 1860 को फायरक्यून शिप में 70 महिला कैदियों को लाया गया। 11 जून 1874 आते आते मेजर जनरल सर हेनरी नॉर्मैन के अनुसार उस वक्त यहाँ 7,820 पुरुष और 895 महिला स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें 500 शादीशुदा जोड़े और 578 बच्चे मौजूद थे। धीरे धीरे जंगल साफ होती गई और लोगों का बसना शुरू होता गया। आदिम जनजाति का बीमारी और अंग्रेजों के हमले से तादाद कम होती गई और वह जंगलों के अंदर सिमटते चले गए और आम लोगों की बस्तियां बढ़ती चली गई। पहले अंग्रेज और उसके बाद जापानियों के जुल्म सितम का सिलसिला भी चलता रहा। जापानियों की जुल्म सितम की मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर 1922 में केरल से मापला विद्रोहियों को कालापानी की सजा दी गई और केरल के स्वतंत्रता सेनानियों का अंडमान में लाने का सिलसिला चलता रहा। 1947 आते आते अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक मिनी इंडिया बन गया था, जहां भारतवर्ष के हर राज्यों के विभिन्न भाषाओं के विभिन्न रंगों के लोग आपस में मिलजुल कर बगैर किसी भेदभाव या आपस में बैर के प्यार मोहब्बत के साथ रहने लगे। यह वह लोग थे जिन्होंने अपने चैन सुकून को दरकिनार करके अंग्रेजों से मुकाबला किया था। यह वह लोग थे जो चाहे तो आराम से अपने बिस्तरों पर करवटें बदल सकते थे, लेकिन अपनी मातृभूमि के खातिर अंग्रेजों से लोहा लिया था। इनमें कई वीर पुरुष ऐसे भी थे जिन्होंने इस अंडमान की मिट्टी में अपने आप को सुपुर्दे खाक कर कर शहीद हो गए। मैं इस बात का अंग्रेजों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अंग्रेजों ने कालापानी की सज़ा के लिए इन जजीरों को चुना, जिसकी वजह से भारत से इतने दूर होते हुए भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खातिर यह हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बन गया। उन निकोबारी आदिवासियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आज़ादी के वक्त भारत देश के साथ मिलकर रहने में अपनी भलाई समझी। इस तरह 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक उतार दिया जाता है और फर्स्ट इंडियन चीफ कमिश्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड श्री इमामुल मजीद के द्वारा जिमखाना ग्राउंड में भारतीय तिरंगा फहराया जाता है। आज अंडमान आइलैंड एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पूरी दुनिया के लोग अंडमान की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।